मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस करेरा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है वो पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। तो कल की जो हमारी क्लास थी वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित थी और उसका वो पहला भाग था। तो राष्ट्रपति का भाग नंबर 2 आज हम अपलोड करेंगे, तो आप उसको देखिए। तो जो भी वहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम आज स्टार्ट करते हैं कि जहां तक हमने जैसे आर्टिकल 52 देख लिया था कि आर्टिकल 52 के अनुसार एक भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ के कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। इस तरीके से हमने बहुत सारे आर्टिकलों को राष्ट्रपति के बारे में देखा था और क्रम बाय क्रम चीजों को अध्ययन करते जा रहे थे। तो जिन लोगों ने पहले पहला वाला पार्ट नहीं देखा राष्ट्रपति के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे। पहले पहला पार्ट आप लोग देखिए, तभी जाके दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। तो जहां पर हमने अपना पिछला वीडियो छोड़ा था वहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आज मैं आपको साथ में लिखते जाऊंगा। तो हमने जो वहां तक पढ़ा था वो पढ़ा था आर्टिकल 61 तक हमने वहां तक पढ़ा था। आर्टिकल 61 को आज मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूँ। तो आर्टिकल 61 से 61 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या हो सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। ये महाभियोग राष्ट्रपति पर कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, बड़े अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में संसद है। आर्टिकल 19 संसद के आपको दो सदन आपको देखने को मिलेंगे। संसद में एक तो होता है आपका लोकसभा, क्या होता है आपका लोकसभा, और दूसरा आपका जो देखने को मिलेगा आपको मिल जाएगी आपको राज्यसभा। ये दोनों सदन आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, भारत की संसद में आपके दोनों सदन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मान के चले कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद होता है, और अगर वो व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको पद से हटाने की क्या व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में उस व्यवस्था का क्या किया गया, वर्णन किया गया, जिसको महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। अब वो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई कैसे जाएगी उसकी प्रक्रिया हम समझाते हैं आपको। तो जैसे कि मान के चलो कि ये राष्ट्रपति है, इस तरीके से यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण करता है। तो इसको हटाने के लिए जो प्रोसेस होगी कि सबसे पहले जो लोकसभा होगी या राज्यसभा, कोई भी सदन जो होगा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को उससे मतलब उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा क्या करती है, तो कोई भी जैसे कोई भी सदन है, अगर वो राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहता तो पहले 14 दिन पहले उसको आपको लगभग लिखित सूचना देनी पड़ेगी, और जिस पत्र पर आप सूचना दोगे उस पद पर लगभग 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे मान के चलते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति को लोकसभा सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित होता है, तो पहले लोकसभा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करेंगे, सूचना देंगे। क्या करेंगे, सूचना देंगे, और उस सूचना पर लगभग 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर ये वाला सदन भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पारित करता है तो पहले वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करेगा, सूचना देगा। उस सूचना के बाद क्या होगा कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पता चल जाएगा कि मुझ पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जा रही है। तो सबसे पहले आपको महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। फिर क्या होता है कि जैसे अगर लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जा रहा है, तो लोकसभा के कुल उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य अगर इस महाभियोग के प्रस्ताव पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यहां पर इस वाले सदन से प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। अब ये वाला प्रस्ताव दूसरे वाले सदन में जाता है। जैसे मान के चलो लोकसभा ने राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया और अपने 2/3 सदस्यों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो अभी ये वाला जो प्रस्ताव होगा वो दूसरे सदन में जाएगा, अर्थात राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा क्या करेगी, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की क्या करेगी, जांच करेगी। अगर वो वास्तव में वो आरोप क्या होते हैं, सही पाए जाते हैं, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये वाला सदन भी अपने 2/3 मतलब बहुमत से क्या कर देगा, प्रस्ताव को पारित कर देता है। तो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो ये जो आर्टिकल 61 है, इस तरीके से राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया को समझाया गया कि अगर भारत का सर्वोच्च व्यक्ति भी, सर्वश्रेष्ठ पद पर उपस्थित व्यक्ति भी संविधान का अतिक्रमण करता है तो भारतीय संविधान में उसको हटाने की भी व्यवस्था की गई है। तो वो आर्टिकल 61 के माध्यम से की गई। तो ये तो जो हमारा आर्टिकल 61 था, ये राष्ट्रपति की महाभियोग संबंधी प्रक्रिया से संबंधित था कि कैसे हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बचे थे जो राष्ट्रपति के मतलब बारे में पूछे जाते हैं। तो देखो, आर्टिकल 61 आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है। अब एक राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 71, 72 भी होता है। तो आर्टिकल जैसे मान के चलो, आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 कहता है
कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। तो आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद अगर आ जाता है तो उस विवाद का जो निपटारा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है, अंतिम माना जाता है। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के विवाद का निपटारा किस आर्टिकल में। तो राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद में अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है, अंतिम माना जाता है। तो ये तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से आर्टिकल 71 था। दूसरा होता है आर्टिकल 72। ये आर्टिकल 72 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 72 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी भी दंड को, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सजा दी जाती है, यहाँ तक कि फांसी तक की सजा को राष्ट्रपति को माफ करने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई। क्या दी गई, क्षमादान की शक्ति दी गई। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को वो क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसको पूर्णतः समाधान भी कर सकता है, आंशिक समाधान भी होता है, लघुकरण होता है, प्रावलंबन होता है, परिहार होता है कि कोई क्या करता है, कभी सजा की प्रकृति बदल देता है, कभी सजा को कम कर देता है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 72 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई, जिसके तहत वो किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को पूरी तरीके से क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, आंशिक तरीके से भी क्या कर सकता है, वो खत्म कर सकता है। तो ये तो आर्टिकल 72 था। तो आर्टिकल 72 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होगी और किसी भी दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 71 हो गया, आपका 72 हो गया, आर्टिकल 61 हो गया। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल की और व्यवस्था की गई जिसका नाम है आर्टिकल 108। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 काफी महत्वपूर्ण होता है और 108 जो है वो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, मान के चलो कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सदन सत्र मतलब उपस्थित नहीं है, ये मान के चलो आपका ये लोकसभा है, ये आपका राज्यसभा है, इन दोनों में से किसी का भी सत्र नहीं चल रहा, दोनों में किसी बात को लेकर क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। मान के चलो कोई विधेयक पास होना था या कोई साधारण विधेयक पेश होना था, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कोई मतभेद हो जाता है। तो उस मतभेद के कारण क्या होता है, राष्ट्रपति इन दोनों मतभेदों को सुलझाने के लिए आर्टिकल 108 का क्या करता है, प्रयोग करता है। आर्टिकल 108 कहता है कि संसद के दोनों सदनों में मतलब कोई भी मतभेद हो जाने पर राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो एक तो महत्वपूर्ण आर्टिकल जो भारत के राष्ट्रपति से वो 108 है। उसके अलावा एक आर्टिकल और महत्वपूर्ण है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल 1 2 3 इसको हम आर्टिकल नंबर 123 कहते हैं। तो आर्टिकल 123 क्या कहता है, तो आर्टिकल 123 कहता है कि अगर संसद में दोनों में से कोई भी सदन उपस्थित नहीं है और अगर किसी विषय पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और इसका प्रभाव वही होगा जो संसद द्वारा बनाए गए अध्यादेश या कानून का होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी सदन उपस्थित नहीं है और कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके एक अध्यादेश जारी कर सकता है और उस अध्यादेश का प्रभाव वही रहेगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। लेकिन जैसे ही सदन में लोकसभा राज्यसभा आ जाती है और वो कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। इसकी जो न्यूनतम लिमिट होती है वो लगभग 6 सप्ताह की होती है, लेकिन अधिकतम ये 6 माह तक क्या हो जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी पावर वही होती है लोकसभा राज्यसभा द्वारा दिए गए बनाए गए कानूनों की होती है। तो ये तो था आर्टिकल 123। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 61 देखा, 71 देखा, 72 देखा, 108 देखा, 123 देखा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को एक आर्टिकल और दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 137 और आर्टिकल नंबर 143। ये दोनों आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो भारतीय राष्ट्रपति के, और एक और आ जाएगा बीच में आर्टिकल नंबर 111। ये 3 आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 137 कहता है कि आर्टिकल नंबर 143 और आर्टिकल नंबर 111। तो आर्टिकल नंबर 143 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से किसी भी विषय पर क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भारत का जो न्यायाधीश है
वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, और अगर वो सलाह दे भी देता है जरूर नहीं कि राष्ट्रपति उस सलाह को क्या करेगा, मांगेगा। तो आर्टिकल नंबर 143 क्या करता है, परामर्शदात्री शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो जो परामर्श लेने की शक्ति है वो आर्टिकल 143 में, राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लिख सकता है, परामर्श ले सकता है। और जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा, और अगर दे भी देता है तो ये भी जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उस परामर्श को क्या करेगा, मान लेगा। तो ये तो हमारा था आर्टिकल 143। अब क्या होता है आर्टिकल 111, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 111 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्या वीटो पावर दी गई, क्या दी गई, वीटो पावर दी गई। वो वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर किसी विषय पर, जैसे मान के चलना कोई विधेयक बन रहा है, ठीक है, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का उपयोग किया गया। 3 प्रकार की वीटो है भारत में, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार की वीटो का भारत में प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का वर्णन किया गया है। और भारत में एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनने वीटो पावर का अभी तक क्या किया, उपयोग किया है। डाक संशोधन विधेयक ने पहली बार 1986 में वीटो पावर का क्या किया था, उपयोग किया था। इस पावर के अनुसार क्या करता है, जैसे मान के चलो ये आपका लोकसभा है, ये आपका राज्यसभा है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे राष्ट्रपति जी बैठे। तो कोई भी अगर कानून कोई भी बन रहा है, कोई भी बिल पास हो रहा है, तो पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तो यहाँ से वो बिल पेश हो गया, यहाँ पर जाकर वो बिल पेश हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से पहले आर्टिकल 111 का क्या कर सकता है, पावर मतलब उपयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है वो इसको लौटा भी सकता है, अपने पास भी रख सकता है, और समय के लिए टाल भी सकता है, उसी को वीटो पावर कहा जाता है। इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। तो पूछा जाता है कि आर्टिकल 111 के तहत किस चीज की व्यवस्था की, तो आर्टिकल 111 में भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर की क्या की गई, व्यवस्था की गई। तो ये तो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे राष्ट्रपति से संबंधित की। आपका 61 आर्टिकल क्या कहता है, 71 क्या कहता है, 72 क्या कहता है, 108 क्या कहता है, 123 क्या कहता है, 143 क्या कहता है, आर्टिकल 111 कहता है। अब उसके अलावा क्या होता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां जो होती है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं और किस किस प्रकार की राष्ट्रपति की क्या होती है, शक्तियां होती हैं। तो पहली जो होती है राष्ट्रपति की, वो होती है, राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली होती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। क्या होती है, कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारतीय कार्यपालिका में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जैसे कि मान के चलो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। उसके अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपालों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद SC ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है विभिन्न पदाधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। दूसरी राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां भी होती हैं। कौन सी शक्तियां होती है, सैन्य शक्तियां। तो सैन्य शक्तियों में यही होता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है, तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये आप राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों में आ जाता है, सैन्य शक्तियां आ जाती है कि तीन सैन्य शक्तियों में पहला हो जाता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च क्या होता है, कमांडर होता है। उसके बाद आती है राष्ट्रपति की राजनायक संबंधी शक्तियां होती है। कौन सी होती है, राजनायक संबंधी शक्तियां होती हैं। तो राजनायक संबंधी शक्तियों का मतलब है कि जो भारत के जो राजदूत होते हैं वो विदेशों में, और विदेशों के राजदूतों को भारत में नियुक्ति देना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, राजनायक संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और विदेशों से जो भी संधि समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसको राष्ट्रपति की क्या कहा जाता है, राजनायक संबंधी शक्तियां कहा जाता है। राजनायक संबंधी शक्तियों के बाद राष्ट्रपति का क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ अलग से विशेष पावर दी गई, जैसे आपातकालीन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। कौन सी शक्तियां दी गई, आपातकालीन संबंधी शक्तियां। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई, जिनका उपयोग कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, जिसको भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी शक्तियां कहा जाता है। तो उनमें जो आपातकाल संबंधी शक्तियां हैं उसमें भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई। तो पहला होता है आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 352 काय के संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से।
दूसरा आता है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और तीसरा अगर आपका आएगा आर्टिकल 360, क्या आ जाएगा आर्टिकल 360, ये आपका वित्तीय आपातकाल से क्या है संबंधित है, ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। पहली कौन कौन सी, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, दूसरा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और आ जाएगा उसका वित्तीय आपातकाल या कह सकते हैं फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है कि पूरे देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सतत विद्रोह जैसी कोई स्थिति बन जाती, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके पूरे देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, किसी एक राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर या वहां का प्रशासन संवैधानिक के रूप न चलने पर राष्ट्रपति उस वाले क्षेत्र में ये किसी हिस्से में उसकी वहां के राज्यपाल के द्वारा लिखित सूचना पर क्या कर सकता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, तो वित्त संबंधी समस्या आने पर, देश में पैसे की कमी आने पर राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का उपयोग करके वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो ये वित्तीय आपातकाल देश में आज तक कभी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन का उपयोग 3 बार हो चुका है और राष्ट्रपति शासन तो बहुतों बार भारत में लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब के 1951 में पेप्सू नामक प्रांत में लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन बहुत सारे राज्यों में लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक केवल 3 बार लगा है और वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। उसके बाद क्या होता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन तो हमने कल देख लिया था कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। उसके अलावा राष्ट्रपति में महत्वपूर्ण होता है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति नीलम संजीवा रेड्डी थे। तो बहुत सारे व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो पहले व्यक्ति आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। लगातार 2 बार भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये हमारा राष्ट्रपति का दूसरा वीडियो है। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां राष्ट्रपति को हमने एक वीडियो और बनाया है, सारे आर्टिकल मैंने वहां पे आपको समझा है। ये हमारा दूसरा वीडियो है, दोनों वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।